भारत में तब्दीलियां आ गई, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में माइंडसेट की तब्दीलियां आ गई, गिलगित बल्तिस्तान के माइंडसेट में तब्दीलियां आ गई, मगर पाकिस्तान की मेन रियासत के अंदर तब्दीलियां नहीं आ रही, उनके सोच में, उनके रवैयों में। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? नहीं, ये तब्दीली आई है, लेकिन ये तब्दीली जो है बड़ी रिग्रेसिव तरफ की है। देखें, आज से 5-7 साल पहले पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये जुर्रत थी कि वो बाबांगे दुल ये कह सकते थे कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। और उसमें नवाज शरीफ तो इस हद तक चला गया था कि उसने कह दिया था कि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। खित्ते की जो इकनॉमिक फ्यूचर है, जो एक्टिविटी है, वो हाईली डिपेंडेंट है कि आपका भारत के साथ किस तरह का ताल्लुक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और उसका उन्होंने, आप नवाज शरीफ के पिछले इलेक्शन देखें तो उसका तो सबसे बड़ा फोकस ही जो है यही था पिछले इलेक्शन में, कि जो है जिसमें उनको बाद में डिसमिस किया गया कि मैं भारत के साथ जो है वो ये सरहदें खोलने वाली बात, तजारत की बात, दोस्ताना ताल्लुकात की बात, और यहाँ तक चले जाना कि हम एक लोग हैं, हम एक तरह के खाने खाते हैं, एक तरह की ज़ुबानें बोलते हैं। तो वही नवाज शरीफ जो है वो 3 महीने पहले तक भी उसने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने यही कहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो इस खित्ते की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। तो अब आके तो जो उन्होंने फाइनल मंशूर दिया है, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इलेक्शन के मकद्दर का फैसला करने वाले मंशूर हैं, यानी लास्ट वर्ड जिसको आप कहते हैं, तो उसमें उन्होंने जो है वही जो मिलिटरी वर्शन है पाकिस्तान की, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिलिटरी वर्शन है, उसको डाल दिया कि जब तक जी वो 2019 वाले मामलात जो है 370 और 35 नहीं होते, यानी उन्होंने एक तीसरे मजबूत और उभरती हुई पावर पे ये शर्त लगा दी कि जब तक वो तीसरी और उभरती हुई पावर जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाएगी, उस वक्त तक उनसे बात नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा नॉनसेंस, इससे ज़्यादा विशफुल थिंकिंग दुनिया की किसी वजारत खारजा की आपको मिसाल नहीं मिलेगी। भाई, आप एक शर्त रखें, कोई ऐसी रखें जिसका ताल्लुक आपसे हो। आप एक दूसरा, एक सक्सेसफुल सोसाइटी जो है भारत, और एक मजबूत उभरती हुई कुव्वत जो है, उस पे आप उसको आप हुक्म दे रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरमीमें करें और क्या ना करें। और अवाम की यादाश्त के लिए मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं कि ये जिस दफ़ा 370 की बात कर रहे हैं और 335 की, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दफ़ा है। और इंडिया के लोग ये कहते हैं कि हमारा ये पूरा पूरा राइट है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी तरमीम करें, अमेंडमेंट्स करें और कौन सी ना करें। तो ये जो इस वक्त ये वर्शन आ गया, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बड़ी 3-4-5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है, सिर्फ जो है पाकिस्तान मिलिटरी की पॉलिसियों को के साथ रिकनसाइल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और 8 फरवरी के इंतखाबात में उनकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो थीसिस इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से दिया जा रहा है, वो 50-70 साल पुराना थीसिस है, जिसमें बुनियादी तौर पे कोई मीनिंग्स ही नहीं है। ज़माना बहुत आगे निकल गया। उनको मैं समझता हूँ कि पता नहीं कौन से ख्वाब खरगोश के मज़े बाकौल शायरों के वो लूट रहे हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि वो खड़े कहाँ हैं। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो है उनको आंखें दिखा रहा है, ईरान जो है उन पे बम्बिंग कर रहा है, और इंडिया जैसे मुल्क को वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो इन हालात में उनके हक में सिर्फ दुआ की जा सकती है। जी बशाइन साहब, आखिर में ज़रा इस मसले पर भी रोशनी डालिए। मसला तो पुराना है कि पाकिस्तान आर्मी का पूरा जो एग्जिस्टेंस का जवाज़ है वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। हमें लगता था कि दुनिया बदल रही है और बदल चुकी है, पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान के जो दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं उनके हालात बदल चुके हैं। ना अरब दुनिया उस तरह साथ है, ना मगरबी दुनिया, ना हत्ता कि चीन।
तो इम्कान था कि पाकिस्तान अपने आप को बदलेगा। हमें ये बदलाव किसी हद तक इवन जनरल बाजवा की डॉक्ट्रिन में भी नज़र आता था, मगर जनरल आसिम मुनीर तो बिल्कुल आपने कहा कि रेग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये इसी तरह क्या चलते रहेंगे, या ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, या फिर ये मामला क्या पुरानी डगर पे चल सकेगा? मुझे तो नहीं लगता चल सकेगा। देखें जी, पब्लिक कंजम्पशन ही तो प्रॉब्लम है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप जो काम कर रहे होते हैं वो फिर आपके रास्ते की दीवार बन जाता है कि जब आप आवाम को पूरा पूरा दिन लेक्चर देते फिरेंगे, अपने स्टूडेंट से लेके तो अपनी मिलिट्री एकेडमीज तक, कि भारत हमारा असली दुश्मन है, उसने हमें तस्लीम ही नहीं किया, हमारा जनाब जो है वो स्वाय जहाद के और ताकत के इस्तेमाल के और कोई रास्ता नहीं। यानी आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और आप अपने तमाम तरह फेलियर्स जो हैं, ख्वाह वो इकनॉमिक फ्रंट पे हों, पॉलिटिकल फ्रंट पे हों, या पाकिस्तान का जो सोशल ढांचा जिस तरीके से जिस बर्बादी और तबाही का शिकार हुआ है उस पे हों, इसको अब ये जर्नल्स जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग जस्टिफिकेशन जो कभी नहीं हुआ है। इन लोगों का तारीख में हमेशा रवैया जो है अवाम के सामने माजत ख्वाना रहा है। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये एक एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर रहे हैं और चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी ऐसे ही होता है मुल्कों में, हम जो कर रहे हैं इसमें कौन सी नई बात है जी, फलां मुल्क में भी ऐसे, कौन से मुल्क में ऐसे नहीं होता। पूरे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक फाशिस्ट रियासत जो है, वैसे अभी अभी एक बड़ा जो गादरी किस्म का कॉलम नवीस है उसने भी इस पे एक कॉलम BBC पे लिखा है जिसमें वो फाशिस्ट जो है वो रियासत और जो है वो ओछी रियासत को क्या जी वसतुल्लाह खान साहब ने, हाँ जी, और इस तरह की फलाई रियासत, तो उसके सारे हवाले दिए। तो ये जिस तरह की रियासत ये बन गई है पाकिस्तान की, जिस तरीके से इन्होंने फिजिकली पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, जिसको आप किक्कें मारना कहते हैं, धक्के मारना कहते हैं, तमाचे मारना कहते हैं, जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करके, जिस तरीके से उनकी इज्जत नफ्स और उनकी वर्थ जो है वो अवाम के सामने पेश कर दी, उसके बाद एक चीज़ बाकी रह गई थी कि वो ऐलान कर देते मेरे हमवतनों वाला, लेकिन वो कर इसलिए नहीं सकते कि दुनिया उनके इस ऐलान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब इस वक्त उन्होंने ये सब डिसबर्स करके, नवाज शरीफ जैसा आदमी जो कहते हैं इंतहाई अनरूली और अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिशियन है, वो जब अपने मंशूर में ये बात डाल दे कि जब तक हिंदुस्तान जो है वो अपना आइन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाता, हम उससे ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते, तो उसके बाद अब किस दुनिया की बात करते हैं जनाब। ये जो है ये बिल्कुल वो अयूब खान वाली बात मुझे याद है जो उसने कहा था कि ये क्या बेचते हैं जी सियासतदान, में इनको बुलाऊं तो ये दुम हिलाते हुए मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ये बिल्कुल दुम हिला रहे हैं। दुम और किस तरीके से हिलाई जाती है? कोई ना इनमें शऊर है, ना इनमें कोई विजडम है, ना इनको इस बात का एहसास है कि हम तारीख के आगे जवाबदेह हैं, ना इनको अपनी आने वाली जनरेशन्स के हवाले से कोई एंग्जाइटी है। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फौज इस वक्त किसको वोट लेके देती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। गेहूं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते यातायात भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान के विभिन्न इलाकों में दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट और व्यापार केंद्र शुक्रवार को बंद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आवामी एक्शन कमेटी ने व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और होटल मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के परामर्श से हड़ताल का आह्वान किया है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव की शोधकर्ता मरियम एस खान ने कहा कि पीओके के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने गिलगिट बाल्टिस्तान में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। इस बीच एक एक्स यूजर ने सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने
बताया कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार आवामी एक्शन कमेटी ने घोषणा की कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ गिलगित और रक्सूद की ओर मार्च शुरू होगा। लोगों ने गिलगिट बाल्टिस्तान सरकार के सब्सिडी वाले गेहूं की दर बढ़ाने के फैसले की निंदा की और इसे मुख्यमंत्री की विफलता करार दिया। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो काराकोरम राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।